आज का टॉपिक है हमारा वर्ब क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है ये। और दूसरा हम पढ़ेंगे एंड काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ए वर्ब। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। What is a verb? At first we try to know या explain what is a verb। तो वर्ब क्या होता है हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, इसे समझाने की कोशिश करेंगे, इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो जानते हैं क्या होता है वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है, जो हमें बताता है नंबर एक एन एक्शन के बारे में, किसी कार्य के बारे में बताता है। नंबर टू एक्रेंस के बारे में बताता है, यानी किसी घटना के बारे में, किसी चीज के होने के बारे में बताता है। नंबर थर्ड स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी स्थिति के होने के बारे में बताता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बना सकते हैं, आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन अकरेंस स्टेट ऑफ बीइंग। तो दैट वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, यानी किसी सेंटेंस में उस शब्द को वर्ब कहा जाएगा जो किसी कार्य का होना, एन एक्शन दिखाता है, अकरेंस किसी चीज का होना या घटना बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग किसी चीज का होना बताता है। तो ये तीनों चीजें जो बताएगा उन्हीं वर्ड को, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं और अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या हुआ है, जैसे हमने कहा यहाँ पर राम इज गोइंग टू स्कूल। अब राम इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने, स्कूल जो है जाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम कोई एक्शन कर रहा है, एक्शन मीन्स कार्य कर रहा है, यानी गोइंग जाना। तो स्कूल जब जाने का कार्य राम कर रहा है, तो यहाँ पर जो जाना, जो कार्य, जो एक्शन हो रहा है, वही हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इसीलिए हमने जो गोइंग है उस पर अंडरलाइन कर रखा है, ये ही हमारा वर्ब है, यही वर्ड हमारा वर्ब है। और इसमें जो काम कर रहा है राम, यानी उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जो स्कूल कहाँ को जा रहा है, स्कूल को जा रहा है, तो इसका मतलब स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर हम वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली हमारे जो वर्ब होते हैं उसके फंक्शन के आधार पर, कोई भी आप कभी भी देखना, किसी चीज को क्लासीफाई हम कैसे करते हैं, किसी को हम नाम कैसे देते हैं, उसके कार्यों के हिसाब से नाम देते हैं। जो कार्य वो करेगा उसी हिसाब से उसका नाम वो पड़ जाता है। तो इसी प्रकार से उसके फंक्शन से देख लेते हैं। जैसे वर्ब्स आर क्लासिफाइड, जो क्लासीफाई, जो वर्ब जो क्लासीफाई होते हैं, ये वर्ब जो क्लासीफाई होते हैं किस पर आधारित रहते हैं, बेस्ड ऑन देयर रोल और फंक्शन। तो ये रोल और जो फंक्शन है हमारे, उसके सेंटेंस में उस शब्द का क्या रोल है, क्या फंक्शन, क्या कार्य करता है, उसी आधार पर उस वर्ब का नामकरण कर दिया गया या उसका नाम रखा जाता है, उस क्लास में उसको रखा जाता है, क्लासिफाइड कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो उसके कार्य के हिसाब से उस वर्ब का नाम है। देखते हैं, जैसे पहला है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है, इसको हम एक्शन वर्ब, यानी इसमें कोई कार्य होता है, इसको हम डायनेमिक, यानी गति, यानी मूवमेंट भी होती है। ये वो वर्ड होते हैं जो मूवमेंट शो करते हैं, यानी किसी गति का होना शो करते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो इन प्रकार के वर्ब को एक्शन वर्ब कहते हैं। और दूसरे टाइप का है स्टैटिक वर्ब्स। अब स्टैटिक वर्ब क्या होता है, स्टैटिक वर्ब का मतलब स्थिर वर्ब। ये एक्शन वर्ब के ठीक उल्टे होते हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई डायनेमिक चीजें नहीं, वर्ड्स नहीं होते हैं, ये उसका मतलब आभास हमें नहीं कराते हैं। तो इस तरह के वर्ड, जो वर्ड्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक वर्ब। नंबर थर्ड देखें ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब से आप लोग अच्छे खासे परिचित होंगे, जिसका दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ये ऑक्सिलरी वर्ब जो सहायक क्रियाएं होती हैं, एक्चुअली द वर्ब से हेल्प, किसकी हेल्प करती हैं, द वर्ब से हेल्प मेन वर्ब। ठीक है, ये मुख्य वर्ब की मदद करती हैं। तो ये मुख्य क्रिया जो होती है ये उसकी मदद करती है। जैसे हमने कहा राम इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें जो ईज आ गया, यानी बी का फॉर्म जो ईज आया है, गोइंग की मदद कर रहा है यहाँ पर। तो ईज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो मुख्य वर्ब कौन सा हो गया, जो एक्शन कर रहा है, गोइंग हो गया, डायनेमिक। ठीक हो गया। तो इस तरह की चीजों को हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब भी वही है हेल्पिंग वर्ब की तरह, जो लिंक, यानी ये असल में क्या करते हैं, ये वर्ब को जरा सा इसको जोड़ने का कार्य करते हैं, लिंक करने का कार्य करते हैं।
और इन दोनों में क्या फर्क है, जिसे हम आगे जब 1 बाय 1 इसकी स्टडी करेंगे तो उसमें हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं इसको भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, एक निश्चित वर्ब होते हैं ये। और इसी का ठीक उल्टा नॉन फाइनाइट वर्ब, अनिश्चितता की स्थिति होती है। ऐसे वर्ब जो वर्ड होते हैं वो नॉन फाइनाइट, ये दोनों में अंतर दोनों एक दूसरे के, देखो जो फाइनाइट का काम करते हैं, जो फाइनाइट का काम नहीं करते हैं, तो दोनों को हमने उसके कार्य के हिसाब से अकॉर्डिंग देयर रोल और फंक्शन, जो सबसे ऊपर टॉप में लिखा है हमने, उसके हिसाब से हमने इसको बांट रखा है। अब आगे जब अध्ययन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वहां समझाएंगे इसके बारे में। 7th है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। अब रेगुलर और इनरेगुलर वर्ब, जबकि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब ये दो टाइप के वर्ब होते हैं। एक होता है रेगुलर, एक होता है ठीक इसी का यानी उल्टा अपोजिट इरेगुलर वर्ब। तो इस वर्ब के बारे में भी हम आगे करेंगे, क्योंकि कुछ वर्ब में हम पास्ट और पार्टिसिपल बनाते हैं तो ईडी जोड़ते हैं, जैसे प्ले में ईडी जोड़ दिया, प्लेड हो गया, तो ये रेगुलर हो गया। कुछ वर्बों में ईडी जोड़ के वो वर्ब पास्ट और पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म वर्ब की नहीं बनती, जैसे गो वेंट गोन हो जाता है, वेंट हो गया, वहां गो में ईडी नहीं जोड़ा हमने, तो इरेगुलर टाइप के हो जाते हैं। इसको हम आगे विस्तार से आगे पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट न करें। मॉडल वर्ब आपने पढ़े ही होंगे, जो मॉडल होते हैं हमारे आदर्श टाइप के कुछ मॉडल हैं, तो ऐसे मॉडल हैं जो जिसे हम कैन कोड में माइट जो भी कहते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और फ्रेजल वर्ब, जो फ्रेज होते हैं, फ्रेजों से जो वर्ब बनते हैं उन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ये मिलजुल कर बनते हैं। नंबर 10 कॉजेटिव वर्ब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, ये एक प्रकार से हमारा प्रेरणा का काम करता है, इंस्पायर करने का काम होता है। इसमें किसी कार्य को दूसरे से करवाने का एक प्रेरणा मिलती है। ठीक है, इस तरह के वर्ब को हम आगे डिटेल में इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्शन वर्ब, यानी एक्शन वर्ब डायनेमिक वर्ब होता क्या है, जिसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर इंडिकेट, ये बड़े स्लाइड बना रखे हैं इसके, ताकि आप लोगों के समझ में ज्यादा अच्छी तरह से आता है। बट इन बेटर वे यू मे अंडरस्टैंड। ठीक है, सो आई मेड स्लाइड्स ऑफ फ्री, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, कंपोनेंट्स ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक हो गया, तो वर्ब के लिए हमने स्लाइड बना रखी हैं, तो इसको ध्यान से देखें। इंडिकेट बताता है, ये इंडिकेट करता है, किस बारे में इंडिकेट करता है हमें बताता है, यानी एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। यहां पर ये बताता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा, यानी एक्शन किसके द्वारा हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा। तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट ही हमारा क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। तो इसमें ये बात आप समझ लेना। तो ये बताता है कि कोई भी उस सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा है तो वो सब्जेक्ट कर रहा है, ये चीज आप याद रखें। जैसे हम इसे नीचे समझ लेते हैं। अब इसमें एक्शन भी कई प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल एक्शन और एक होता है मेंटल एक्शन। तो ये दोनों जो है किसके द्वारा होते हैं, बाय द सब्जेक्ट। ये हमने ऊपर पढ़ लिया, बाय द सब्जेक्ट। ये दोनों एक्शन जो है, चाहे वह फिजिकल एक्शन हो चाहे वह मेंटल एक्शन हो, तो दोनों एक्शन किसके द्वारा होता है, बाय द सब्जेक्ट, जो उसमें कार्य करने वाला कर्ता कहते हैं, जिसे हम उसके द्वारा होता है। देखते हैं आगे इसका कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब देखो, इसमें ऑब्जेक्ट वाले वर्ब होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत पड़ती है। देखते हैं एग्जांपल में, रिक्वायर्ड ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तब जाके उसकी मीनिंग कंप्लीट हो पाती है उस सेंटेंस में। तो ये दो प्रकार के हैं। एक्शन वर्ब कितने प्रकार के हैं, एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब। फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब और रिक्वायर्ड ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सो दैट कंप्लीट देयर मीनिंग, ताकि उसकी मीनिंग कंप्लीट हो सके इन सेंटेंस। ठीक है, तो वाक्य में उसकी मीनिंग कंप्लीट हो सके, इसीलिए हमें क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कहा आपने, सी रोट ए लेटर, यहाँ पर जो रोट है लिखना, तो सी रोट ए लेटर, यहाँ पर जो रोट हो रहा है, जो लिखने का कार्य हो रहा है, वो कौन कर रहा है, सी कर रहा है, यानी वह लड़की कर रही है, महिला कर रही है, वह लेटर लिखने का काम कर रही है। यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, यानी रोट, राइट, यानी लिखना, तो लिखने का हमारा एक्शन हो रहा है, तो लिखने का एक्शन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट यानी सी
सी ये कर रही, ठीक है। ये अब लिख क्या रही है, ए लेटर। तो ए लेटर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर सी रोड, अगर सी रोड कहेंगे तो हमारा पूरा जो है अर्थ नहीं निकल रहा है। जब सी रोड में अगर हमने कह दिया सी रोड, सी रोड, तो इसमें वह लिख रही है, अब इसका अर्थ क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमें जो है ए लेटर, इसमें ऑब्जेक्ट हम जो है ए लेटर, ए लेटर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम ध्यान में रखेंगे। तो इसीलिए इसमें ए लेटर की जरूरत हमें पड़ती है। तो सी रोड ए लेटर, पता चलता है कि वह क्या लिखती है, पत्र, वह पत्र, उसने क्या लिखा, उसने पत्र लिखा। तो रोड हमारा एक्शन है, इसके लिए जो है सब्जेक्ट खुद लिखने का काम करेगा, उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत, लेटर की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। अब इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक इसी का जो अपोजिट है वो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। अब इंट्रांसिटिव वर्ब होता क्या है, इसमें क्या, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। देखते हैं जरा, डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, ठीक हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही स्लीप्स अर्ली, ही स्लीप्स अर्ली, अब वह जल्दी सो जाता है, वह जल्दी सो जाता है, इसी में हमें कोई जरूरत नहीं है, यानी ही हमारा जो है सब्जेक्ट जो है सोने का काम कर रहा है, इसलिए हमें इसी में किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। किसको कर रहा है, किसको सो रहा है, कहाँ को सो रहा है, क्या सो रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए स्लीप्स इसमें एक्शन हो रहा है, इस एक्शन को ही कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी दोनों में हम बिल्कुल इसको करते हैं। यानी एक्शन वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी पहले वाले में ट्रांजिटिव में रोट हमारा क्या है, एक्शन वर्ब है, और दूसरे में स्लीप्स हमारा एक्शन वर्ब है। रोट के साथ लेटर की जरूरत पड़ती है, तब अर्थ पूरा सेंटेंस में निकलता है, और स्लीप्स के साथ हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हमारा अर्थ अपने आप में कंप्लीट होता है। और यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर सब्जेक्ट अपना काम, यानी सब्जेक्ट ही कार्य करता है। सब्जेक्ट में सी वहां पत्र लिखने का कार्य कर रही है, और यहाँ पर वह सोने का कार्य, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, स्टैटिक वर्ब। अब एक्शन वर्ब का ठीक उल्टा स्टैटिक वर्ब हो जाएगा। अब स्टैटिक वर्ब में क्या होता है, स्टैटिक जो होता है देखते हैं उसको, एक्सप्रेस रादर देन एक्शन, ये बताता है हमें, ये हमें एक्शन नहीं बताएगा, ये हमें एक्शन नहीं बताता है, बल्कि क्या बताता है, स्थिरता बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज का होना बताता है, उसके कंडीशन बताता है, और उसकी सिचुएशन यानी स्थिति के बारे में बताता है। तो एक्सप्रेस यानी हम स्टैटिक वर्ब की डिफाइन इसे यहाँ कर लेंगे, यानी एन स्टैटिक वर्ब्स एक्सप्रेस स्टेट ऑफ बीइंग, कंडीशन एंड सिचुएशन रादर देन एक्शन, ये हमारा इसकी डेफिनेशन बन गई, क्लियर हो गया। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में इसके खासकर इसमें क्या होता है, बी होना, ईज अमार जो भी आता है इसमें, ये हमारा ईज, इसको याद कर लेना, बी कहते हैं इसे आर, तो इसके पास्ट फॉर्म क्या हो जाएंगे, वॉज और वेर, ये इसके पास्ट फॉर्म हो जाएंगे, क्लियर हो गया। इसको याद रख लेना, हमेशा बी लिखा जाता है इसे। और सीम, एफियर, नो, बिलीव, वोन, कंटेंट, ये इसमें बहुत सारे हैं इसके, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा नीचे पढ़ते हैं। सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल कैसे हम यूज कर रहे हैं, सी नोज द टीचर, सी नोज द टीचर, वह टीचर को, सी नोज, सॉरी जरा मिस्टेक हो गई हाँ जरा सा टंग स्लिप हो जाता है। सी नोज द आंसर, सी नोज द आंसर का मतलब वह आंसर जानती है। तो यहाँ पर कोई एक्शन या कोई कार्य नहीं हो रहा, खाली जानने का काम हो रहा है। स्त्री अपनी जगह पर है, लेकिन वहां पर स्कूल जा रही थी, उसने पत्र लिख रही थी, एक्शन हो रहा था उसके हाथ से। यहाँ पर जानने का काम, वह आंसर जानती है। तो यहाँ पर नोज हमारा जो है स्थिरता है, किसी भी वाक्य में कोई गति या हलचल या भागना दौड़ना फिरना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो नोज हमारा क्या हो गया यहाँ पर, यानी स्टैटिक वर्ब हो गया। नंबर 2 में देख लेते हैं, द केक टेस्ट डिलीशियस। केक यहाँ पर टेस्ट माने उसका स्वाद, बड़ा डिलीशियस, बड़ा आनंददायक है, बड़ा स्वादिष्ट है, ठीक है,
उसका टेस्ट जो है स्वाद चखना। ठीक हो गया। तो टेस्ट हमारा यहाँ पर कोई मूवमेंट या कोई स्टैटिक वर्ब है ये, तो इसीलिए ये हमारा ये हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये, जो मैंने बताया था तुम्हें। इसको हम सीधे और जान लेते हैं। हेल्पिंग मैन वर्ब फॉर्म। जो वर्ब की जो मैन फॉर्म होती है, मैन वर्ब की जो फॉर्म होती है उसका ये हेल्प करते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जैसे ये बहुत आसान है, इसको आप रोज ही पढ़ते हैं। जैसे अब वो कहाँ हेल्प करते हैं, जैसे टेंसेज में हेल्प करेंगे, वॉइसेज में हेल्प करेंगे। जो मुख्य वर्ब आया होगा उसकी हेल्प ये टेंस में करेंगे, वॉइसेज में करेंगे, मूड्स में करेंगे और क्वेश्चंस में करेंगे। तो इन चारों में ये मैन वर्ब की क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है इसको भी हम देख लेते हैं, तो समझ में आ गया। यानी हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो मैन वर्ब का जो फॉर्म होता है टेंस में। जैसे टेंस में आपने मैंने बोला, इज का क्या हो जाता है, कहीं पर वॉज हो जाता है। हैज का क्या हो जाता है, कहीं पर हैड हो जाता है, कहीं पर हैव हो जाता है, कहीं पर एम हो जाता है, कहीं पर आर हो जाता है। तो टेंस के हिसाब से ये हेल्प करते हैं वर्ब की। और वॉइसेज की, मूड्स की टाइप्स। अब इसके टाइप्स देखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसको आप पढ़ते ही हैं। बी का आपने क्या, मैंने अभी बताया आपको, बी के क्या होते हैं, इज, एम, आर। ठीक हो गया। और ये पास्ट वाले हो गए इसके। और हैव का क्या हो गया, हैज, एक हैव ये स्वयं हो गया और एक पास्ट इसका हेड हो गया। ठीक हो गया। ये इसका पास्ट हो गया दोनों का। और डू का क्या हो गया, डू का यहां देखो, जो डू है उसका डज हो जाता है और पास्ट दोनों का क्या हो जाता है, डिड। तो आप कहीं पर ये आए हैं तो इससे समझ लें, बी के ये रूप हैं और हैव के ये रूप हैं और ये हैं। तो इनको ऐसे लिखा था, बी अगर लिखा है तो इसका मतलब ये समझ लें आप, हैव ये लिखा है तो ये समझ लें, डू का मतलब ये समझ लें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इन्हीं चीजों का हमारा क्या हो जाता है, जिनका प्रयोग हम करते हैं। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ही वर्किंग, वह कार्य कर रहा है। तो यहां पर हमारा जो इज आ गया, अब इज किस में आया, बी में आया है, तो इसलिए क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। इज जो है क्योंकि बी में ही हमारा इज है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट इसमें है सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। देखो यहां पर हैव आया था, हैव में हमने हैज कर दिया। ठीक हो गया। ये हैज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है। ये किसकी हेल्प कर रहा है, इज किसकी हेल्प कर रहा है, वर्किंग की हेल्प कर रहा है। हैज किसकी वर्क कर रहा है, मैन क्रिया जो मैन वर्ब है कंप्लीट। इसमें वर्किंग मैन वर्ब है, इसमें कंप्लीटेड मैन वर्ब की जो फॉर्म है उसकी हेल्प कर रहे हैं दोनों, ये इज और हैज। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी। और मॉडल ऑक्सिलरी हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, ये आपने पढ़े ही होंगे, जिसमें कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये बहुत सारे होते हैं। इसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। तो यहाँ पर जो है आपको अपना होमवर्क अवश्य करना चाहिए। तो मस्ट हमारा जो आया है इसका मतलब है अवश्य। तो ये मॉडल वाले वर्ब हैं हमारे, जिसको आप अक्सर यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग से एक वीडियो कहें तो मैं बना दूंगा। और नेक्स्ट जैसे इसमें है कि मस्ट, माइट का आ गया। ठीक है, जैसे मे का माइट हो गया। ठीक है, वह कल आ सकता है भाई, संभावना है उसकी, क्योंकि ये संभावना ही ज़्यादा दिखाते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, संभावना, इस तरह की चीजें ज़्यादा दिखाते हैं। हम आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है इसको जान लेते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट को कनेक्ट करने का काम करते हैं। देखो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, मैन वर्ब का की हेल्प कर रहे थे। और लिंकिंग वर्ब हमारा क्या कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं। अब किससे कनेक्ट करते हैं इसको देख लेते हैं। टू एडिशनल इंफॉर्मेशन विदाउट शोइंग एक्शन, यानी अन्य प्रकार की अगर आपको अतिरिक्त कोई जानकारी देनी है, एडिशनल अगर इंफॉर्मेशन देनी है, तो वहां पर ये सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, ये वर्ब होते हैं। और ये कोई कार्य या एक्शन का होना नहीं दिखाते हैं, ये सिर्फ मतलब अतिरिक्त जानकारी के लिए सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं, सब्जेक्ट को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, ये वही हैं। बी का मतलब फॉर्म, इजम, आर, वॉज, वेयर बता दिया आपको। बिकम, सी, अपीयर, फील, लुक, साउंड, टेस्ट, ये सारे जो हमारे लिंकिंग वर्ब हैं। तो स्टैटिक वर्ब पढ़े थे हमने, उसी से मिलते जुलते ये सारे लिंकिंग वर्ब हैं। ठीक है, अब इसको सेंटेंस में देखते हैं। सी इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पर जो बी हमने पढ़ा था, बी का इज आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, इज ए डॉक्टर, यानी वह एक डॉक्टर है। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो डॉक्टर है भाई।
कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये एक्शन शो नहीं करते हैं बल्कि उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो यह हमारा वैसे भी। अब यहाँ पर अगर ये सी इज के साथ अगर मुख्य क्रिया आ जाती है, ठीक है, सी इज स्टडिंग टू बी ए डॉक्टर आ जाता, तो सी इज जो है स्टडिंग का जो है पढ़ने का जो होता है मेन क्रिया जो पढ़ने का या अध्ययन का हो रहा है उसकी हेल्प करता, तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है इसे। लेकिन ये हेल्प करने किसी मेन वर्ब की कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर मेन वर्ब हमारा क्या है, कुछ नहीं है, तो उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सीधे क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब के सी को जो है डॉक्टर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक हो गया। और दूसरा, द फ्लावर्स स्मेल फ्रेश, यानी फूलों की जो खुशबू है, स्मेल जो है, ये आ गया इसमें फ्रेश है, ताजगी भरी है, तो यहाँ पर फ्लावर को फ्रेश से जोड़ रहा है, इसमें कोई मुख्य मेन वर्ब कुछ नहीं आया, कोई कार्य नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, जिसके बारे में कहते हैं निश्चितता जो होती है उसके बारे में, वर्ब दैट शो दे कैन स्टैंड अलोन एज द मेन वर्ब इन ए सेंटेंस। लेकिन इसकी एक खूबी है, फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, ये अकेले होते हैं, यानी मैन एज द मैन वर्ब, ये मैन वर्ब के रूप में पूरे वाक्य में स्टैंड अलोन, ये अकेले हो सकते हैं, ये मैन वर्ब का ही अकेले होता है। कैसे होते हैं देखते हैं, जैसे इसको आप टेंसों में देख सकते हैं अकेला होगा, इसको आप पर्सन यानी व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं, और नंबर के रूप में। यानी फिर मैं तुम्हें समझा दूं, ये जो वर्ब होते हैं ये टेंस में आपको दिखाई देंगे एज ए पर्सन, यानी ये एक टेंस के रूप में आपको दिखाई देंगे, एक व्यक्ति के रूप में आपको दिखाई देंगे, और नंबर यानी संख्या के रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं। और ये ठीक है एक मैन वर्ब के रूप में हो सकते हैं, जो मैंने ऊपर ही आपको इंडिकेट कर दिया। अब एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, ही रन्स एवरी मॉर्निंग। अब यहां पर जो है वह दौड़ता है, एवरी मॉर्निंग ये अपने आप में अकेला है, इसे किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यह दूसरी बात क्या है, ये प्रेजेंट टेंस रन्स आया है, यानी सिंगुलर के साथ एस वर्ब में जुड़ा है, तो यहाँ पर ये हमें प्रेजेंट टेंस दिखाता है। और दूसरा ये दिखाता है कि ही कौन सा, ये रन्स जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, तो ये दोनों चीज दिखाता है, ये अकेले होते हैं ये रन्स, इससे किसी एक्सिलरी वर्ब की जरूरत यहाँ पर सहायक क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये दिखाता है कि सब्जेक्ट और कौन से टेंस में, यानी यहाँ पर देखा था हमने, ये टेंस के बारे में बताता है, और दूसरा पर्सन, यानी जो सब्जेक्ट है हमारा ही, जो पर्सन है पर्सन के हिसाब से ही ये टेंस के हिसाब से आता है, और नंबर भी दिखा रहा है कि सिंगुलर है भाई, तो इसने हमें सब्जेक्ट दिखाया, सिंगुलर दिखाया और प्रेजेंट टेंस का दिखाया। तो इस वर्ब की वजह से हमने ये तीन चीजें जानी, तो क्लियर हो गया फाइनाइट वर्ब। फिर देखते हैं भी एक एग्जांपल और है, दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने क्या किया, फुटबॉल खेला। ये प्लेड जो है ये हमें पास्ट टेंस का दिखाता है, और यहाँ पर दे जो है जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल संख्या है, यानी नंबर कौन सा दिखा रहा है, प्लुरल में दिखा रहा है, और सब्जेक्ट दे, वही सब्जेक्ट दे जो है वो प्लुरल नंबर में है और सब्जेक्ट काम कर रहा है, और प्लेड हमारा जो क्या कर रहा है यानी पास्ट टेंस दिखाता है, तो ये वर्ब की फॉर्म दिखा रहा है, तो टेंस दिखा रहा है। तो टेंस हमारे दिखाते हैं पर्सन, यानी कौन सा पर्सन है, यानी सब्जेक्ट कौन सा है, और प्लुरल है या सिंगुलर है, ये नंबर भी तीन चीजें दिखाता है। इन तीन चीजों को आप ध्यान से इसको समझ लेना। तो क्लियर हो गया। तो फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो अपने आप में अकेले होते हैं, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो क्या करते हैं टेंस के दिखाते हैं पर्सन, यानी सब्जेक्ट कौन से पर्सन में है, यानी प्लुरल वाला है या सिंगुलर वाला है, उसकी संख्या प्लुरल में है सिंगुलर में है, यानी काम करने वाला करता है किस में है, तो ये तीनों चीजें हमें दिखाते हैं, और ये अकेले अपने आप में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नॉन फाइनाइट, ये ठीक इसी का उल्टा है, यानी ये नॉन फाइनाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनफाइनाइट, ये टू से बनते हैं, और एक होता है आपका यानी वर्ब्स दैट डू नॉट शो, यानी इसमें ठीक उसी का मैंने कहा था, ये दो प्रकार के होते हैं इनफिनाइट और नॉन, ये इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, तीन प्रकार के होंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आगे भी होता है इसका, वर्ब्स दैट डू नॉट शो। ठीक है, ये अकेले नहीं होते, ये ठीक इसी को उल्टा है। ठीक है, मेन वर्ब की तरह अकेले नहीं होते, बल्कि इसमें
जरूरत पड़ती है। तो इसमें हम देखते हैं ये टेंस, पर्सन, प्लेस, ये वही चीजें हैं जो टेंस, पर्सन, प्लेस, नंबर, ये तीनों में जो है अकेले नहीं हो पाते। ठीक हो गया। ठीक उसी का इनफिनाइट का जो है ठीक उल्टा है। अब इसमें देखें पहले इसके टाइप्स जो हैं इनफिनाइट। अब इनफिनाइट वाला जो टाइप्स है इसमें जो एक चीज दे रखा है जो टू है, ये वर्ब में टू जोड़कर बनते हैं। ये वर्ब के आगे टू जोड़ा जाता है, इसे इनफिनाइट कहते हैं, यानी इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। नॉन फिनाइट जो है इन्फिनिटिव कहते हैं इसे। जैसे हमने कहा टू जोड़ के इसका जो बेस होता है, बेस फॉर्म क्या है? वर्ब से पहले टू जोड़ा जाता है। जैसे लर्न है, अब यहां पर हमने लर्न हो गया, इसके आगे हम टू जोड़ देंगे। ठीक है, टू लर्न। तो आई वॉन्ट टू लर्न स्पेनिश, मैं स्पेनिश सीखना चाहता हूं, ये हो जाएगा इसका। तो याद रखना ये टू इसमें जोड़ा जाता है। इसको जिस वर्ब के आगे टू जोड़ा जाता है, ठीक है, वो किसी टेंस में हो या कोई प्लूरल पर्सन हो, नंबर हो, इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये टू जोड़ता है। ठीक हो गया। और दूसरा आता है जिरंड। और जिरंड में क्या जोड़ता है? आईएनजी, वर्ब के बाद आईएनजी जोड़ता है। जैसे हमने यहां पर प्ले कर दिया, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लेइंग जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर जो है स्विमिंग में जो है यहां पर आईएनजी जोड़ रखा है, तो ये आईएनजी इसमें जोड़ा जाता है। यानी वे वर्ब जिसमें इसके पीछे से फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है उन्हें हम जिरंड कहते हैं। और ये एक पर्सन का, नंबर का, नाउन का काम भी करते हैं। जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल में इसने देखा स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहां पर स्विमिंग क्या है? एक अच्छी एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट चलते हैं हम पार्टिसिपल में, यानी वर्ब्स यूज्ड एड एडजेक्टिव। ठीक हो गया। तो यहां पर जो है ये वर्ब जो है एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। ये वर्ब के क्या होते हैं? या तो आईएनजी वाले होंगे या वर्ब के थर्ड फॉर्म होंगे। ठीक हो गया। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है द रनिंग वाटर वॉज कोल्ड। रनिंग वाटर क्या है? यानी चलता हुआ पानी क्या है? बहुत ठंडा है। तो रनिंग जो है यहाँ पर वाटर की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर हो गया। तो ये विशेषता बताते हैं, विशेषण का काम करते हैं। तो इन्फिनिटिव आपने फर्स्ट उसमें देखा, इन्फिनिटिव में क्या देखा आपने? यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म क्या होता है? टू होता है। आई वांट टू लर्न, सीखना। स्विमिंग, तैरना, उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है जिरंड में। और पार्टिसिपल में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो एक विशेषण का काम करे, यहां पर विशेषण का काम करता है। ठीक है। तो और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी विशेषण का काम करती है। नेक्स्ट चलते हैं हम रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब क्या होता है? इरेगुलर वर्ब थोड़ा सा फर्क है, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम मतलब अपोजिट है। रेगुलर वर्ब क्या होता है? रेगुलर वर्ब में किसी वर्ब के पीछे ईडी जोड़ दिया जाता है या डी जोड़ दिया जाता है, जैसे कि वो वर्ड के हिसाब से है, वर्ब के हिसाब से है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। जैसे उसका पास्ट टेंस होता है, ये पास्ट टेंस बना देता है, पास्ट पार्टिसिपल बना देता है। ठीक है। अब इसको देखें, जैसे पास्ट टेंस कैसे बनाया? जैसे हमने यहां पर क्या लिख दिया? प्ले। प्ले लिख दिया, प्ले में ईडी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ईडी। यहां पर ईडी अगर हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? पास्ट। ये क्या है? प्रेजेंट है। और ये क्या है? पास्ट है। और ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो प्ले, प्लेड, इसको हटा दे, ये वो अलग है, ये वर्क है। ठीक है। तो प्ले, प्लेड, प्ले मीन्स खेलना, इसको ईडी जोड़कर क्या बना दिया? यहां पर हमने देखा तो इसमें भी ईडी जोड़ता है। तो अगर सिर्फ ईडी या डी जोड़कर, नहीं आ रहा समझ में? जब तो ईडी यानी जिस वर्ब के पीछे ईडी और डी जोड़ दिया जाता है और वह पास्ट टेंस बना देता है, पास्ट पार्टिसिपल बना देता है। तो प्ले का आप प्ले, प्लेड, प्लेड,
ठीक है, प्लेड भी जो होगा पास्ट होगा, प्लेड भी होगा पास्ट का पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म भी होगी, इसीलिए ये सिर्फ ईडी जोड़ के बन गया। और यहाँ पर वर्कड ठीक हो गया, दोनों वर्कड होंगे, पास्ट भी यानी पास्ट वाला भी वर्कड होगा और पास्ट पार्टिसिपल वाला भी वर्कड होगा। तो कहने का मतलब जिसके पीछे ईडी जोड़ दिया जाए वर्ब के पीछे या डी जोड़ दिया जाए उसी को हम क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब। ठीक है, इसी को उल्टा जिसके पीछे ये नहीं जोड़ते हैं कुछ और ही बनता है उसको हम इर्रेगुलर कह देते हैं, यानी इर्रेगुलर, ये अनियमित वर्ब होते हैं। जैसे पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल अब कैसे होते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझ लो। गो का क्या हो गया, गो में हमने कोई ईडी नहीं जोड़ा, वेंट अलग ही हो गया, थर्ड फॉर्म भी गॉन हो गया, समझ में आ रहा। अब जैसे इसमें हो गया प्ले, अब इसमें क्या हुआ था हमारा, प्लेड और थर्ड भी प्लेड। अब ये तीनों अलग अलग है। अब इसमें गो वेंट गो, ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों क्या है, अलग अलग, ये तीनों अलग अलग है। और दूसरा जो है यहाँ पर ये भी तीनों अलग अलग है, ईड अलग है, एड अलग है, ईड, इसमें कोई ईडी का कोई मतलब है, इसीलिए इन चीजों को क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब। यानी दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर इर्रेगुलर, जिसमें ईडी या डी जोड़कर पास्ट और पार्टिसिपल का बन जाता है, जिसमें उसको रेगुलर, जिसमें इर्रेगुलर में जिसमें ईडी या डी जुड़ता नहीं बल्कि कुछ और ही बन जाता है, गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब हमेशा क्या बताते हैं, एबिलिटी बनाते हैं, पॉसिबिलिटी बनाते हैं, परमिशन यानी ये चीजें बताते हैं। तो पॉसिबिलिटी बताया, परमिशन बताया, एबिलिटी बताया और ओबलाइजेशन, ये चीजें बताते हैं। तो एबिलिटी उसकी कार्य करने की योग्यता, पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन एक आज्ञा टाइप की होगी, इजाजत, ओबलाइजेशन माने उसका एहसान या किसी प्रकार की कृतज्ञता। तो ये सारी चीजें मॉडल वर्ब हमने आगे भी पढ़े, तो ये कैन कुड ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, आपको जो है नियमों का पालन करना चाहिए, मस्ट, ये हमारा क्या है, एक किस्म से उसकी एबिलिटी बताते हैं, यानी उसको कंपल्सन भी है उसके लिए करना चाहिए। और दूसरा जो है ही कैन स्विम, वह अच्छी तरह से तैर सकता है। तो कैन हमारा क्या बता रहा है यहाँ पर, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी बता रहा है। ठीक है, आराम से कर सकता है, ये आपने पढ़ ली पहले, जानते ही हैं। और फ्रेजल वर्ब, इसको जरा हम बता देते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये दो वर्डों का एक कॉम्बिनेशन मिलजुल कर एक दो वर्ड जो बनाते हैं तो तीसरा कुछ अलग ही अर्थ निकलता है, उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे ए वर्ब एंड वन और मोर, एक वर्ब होता है उसके साथ दूसरा कोई यानी कोई पार्टिकल जोड़ सकता है। जैसे एक वर्ब हो गया, एक वर्ब वाले वर्ड में या तो प्रीपोजिशन जुड़ जाएगा या एडवर्ब जुड़ जाएगा, तो उसके बाद वो कुछ नया ही एक शब्द बनाता है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं हम, सी गेव। अब गेव का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा वर्ब। अब इसमें ये अब हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन, तो दोनों जुड़कर क्या बन गए, गेव अप। अब गेव का मतलब देना होता है, अप का मतलब ऊपर होता है। ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन और ये हो गया हमारा वर्ब। और वर्ब में प्रीपोजिशन जुड़ा तो गेव अप हो गया। गेव अप का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। और दूसरा है लुक्स आफ्टर। अब आफ्टर भी हमारा प्रीपोजिशन है, बाद में। लुक्स का मतलब होता है देखना, यानी ये वर्ब है, वर्ब में अगर प्रीपोजिशन हमने जोड़ा तो लुक्स आफ्टर हो गया, इसका मतलब होता है देखभाल करना। तो दोनों इस तरह के जो वर्ब होते हैं उन्हें यानी उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। जो किसी वर्ब के साथ या तो प्रीपोजिशन जुड़ा होगा या तो एडवर्ब जुड़ा होगा तो वो अलग से एक नया अर्थ देने वाला वो शब्द बन जाता है। ठीक है क्या? तो इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 11वां पॉजिटिव वर्ब्स। अब पॉजिटिव वर्ब होता क्या है? पॉजिटिव वर्ब जैसे मैंने कहा था, इसमें हमें किसी कार्य दूसरे के द्वारा किसी कार्य करवाया जाता है। यानी अक्सर क्या होता है, ये हमें एक इंस्पिरेशन देता है, प्रेरणा देता है कि हमें ये करना चाहिए, ये किया गया, इस तरह को। इसको हम बोलते हैं इंडिकेट दैट कॉज अनदर टू डू समथिंग। इसमें जो है कॉज अनदर यानी दूसरा जो है कोई कारण बनता है, डू समथिंग यानी किसी कार्य को करने के लिए कारण बनता है दूसरा, ये बताता है हमें। जैसे कोई इसमें कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। अब इसमें कौन क्या क्या हो सकता है भाई, जैसे मेक, लेट, हैव, गेट, कॉल, ये इसमें लगते हैं सेंटेंसों में। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, सी मेड हिम क्लीन द रूम।
शी मेड हिम क्लीन द रूम, यानी उसने उससे कमरा साफ करवाया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर किसी यानी अनदर डू समथिंग, यानी कोई दूसरे से कार्य करा रहा है, दूसरे के कारण वह कार्य कर रहा है। तो ये चीजें जैसे दे लेट अस एंटर द हॉल, यानी उसके द्वारा हम जो है अंदर प्रवेश किया गया, या अंदर प्रवेश हम लोगों ने अंदर प्रवेश हॉल में किया। तो ये चीजें इसमें बताई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब। अब रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट ही खुद कार्य करता है। अब इंडिकेट दैट आर द सेम, क्या क्या है, सब्जेक्ट भी इसमें, और देख लेते हैं आगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब इसमें क्या होता है, जब कोई सेंटेंस में जब कोई कार्य होता है, कोई सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक हो गया। यानी सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हैं। ठीक हो गया, दोनों एक ही हैं, बराबर इक्वल लगा दिया मैंने बीच में, तो दोनों एक ही हैं। याद रखना इसको। जैसे माई सेल्फ, माई माने मैं स्वयं, यानी आई होगा तो आई के साथ माई सेल्फ, यू होगा तो यूअर सेल्फ, यू भी काम करने वाला है, यूअर सेल्फ आएगा। हर यानी सी आएगा, सब्जेक्ट इसमें हर सेल्फ हो जाएगा। तो इस तरह के जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक, यानी उसने, इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमने कहा था सब्जेक्ट। अब हिमसेल्फ जो है, यानी हिम क्या है, हिम हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, तो हिम क्या बन जाएगा हमारा, यानी ऑब्जेक्ट हिम है, तो दोनों क्या बन गए, ही के साथ ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं को गलती के लिए ब्लेम किया, तो हिमसेल्फ हमारा क्या हो गया, वही हो गया। अब यहाँ पे सी है, प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर द एग्जाम, उसने स्वयं परीक्षा के लिए अपने को तैयार किया, यानी स्वयं तैयारी की उसने। तो सी ही हमारा जो है तैयारी करने वाली है, यानी कार्य करने वाली सब्जेक्ट है, और हरसेल्फ माने स्वयं ही करी, किसी के द्वारा तैयारी नहीं करवाया जा रहा उसको। ठीक है, तो हर सेल्फ स्वयं कर रही है, तो इसीलिए ऐसे हर सेल्फ शेल्फ सब लग जाएगा। तो किसी के साथ भी अगर शेल्फ जुड़ जाए तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन उसमें शेल्फ जो होगा वो स्वयं होगा, यानी सेम होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होगा। क्लियर हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, और मुझे आशा है कि आप लोगों की समझ में ये बेहतर तरीके से आया होगा, और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, और जितनी मेहनत इसमें लगी है उस मेहनत को समझें और इसका फायदा उठाएं। और lot of thanks for watching this video. Have a nice day. Thank you very much.